Hello guys, our this question says in 1 liter saturated solution of AgCl, case solubility product of AgCl is 1.6 into 10 की power minus 19. 0.1 mole of CuCl copper chloride, इसका solubility product given है 1 into 10 की power minus 6 is added. The resultant concentration of Ag plus in the solution is 1.6 into 10 की power minus 6 x. What is the value of x? हमें ये पता करना है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर कॉपर क्लोराइड गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पे हम CuCl का जब हम डिसोसिएशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, Cu प्लस प्लस Cl माइनस. इसका 0.1 m गिवन है तो इसका 0 होगा. एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, 0.1 x डिसोसिएट होगा तो x फॉर्म होगा. ये हमारा सॉलिड फॉर्म है. ठीक है, यहाँ से इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, Cu प्लस Cl माइनस. CuCl तो हमारा सॉलिड है. ठीक है, तो Ksp की वैल्यू क्या गिवन है, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और ये हो जाएगा x इंटू एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6, यानी कि हमारा x क्या आ जाएगा यहाँ से 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3. और x ही क्या है हमारा Cl माइनस का और Cu प्लस का कंसंट्रेशन. ठीक है, नेक्स्ट अब हम जब AgCl को डिसोसिएट करेंगे, AgCl को डिसोसिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Ag प्लस प्लस Cl माइनस. ठीक है, तो इसका Ksp जो होगा, Ksp फॉर AgCl, ये क्या होगा, Ag प्लस का कंसंट्रेशन इनटू Cl माइनस का कंसंट्रेशन. ठीक है, AgCl की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू क्या गिवन है हमें, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19. 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19. ठीक है, और फिर यहाँ पे हमें Cl माइनस की कंसंट्रेशन हमने कैलकुलेट करी 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3. ये हो जाएगा Ag प्लस इंटू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3. तो फिर जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3. तो फिर इसे सॉल्व करेंगे तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन क्या मिल जाएगा हमें, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 16. अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि Ag प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ पे हमारा क्या आया, Ag प्लस का कंसंट्रेशन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 16. ठीक है, तो हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, Ag प्लस का कंसंट्रेशन लेके 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस x. तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60. एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से कौन से कंपाउंड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन को इनमें से कौन से कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देंगे, यानी कि जो क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देंगे. अब रेड लिटमस पेपर को ब्लू जो करते हैं वो एक तो होते हैं बेसिस और दूसरे होते हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. तो हम देख लेते हैं इनमें से कौन से या तो बेसिस है या फिर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट है. तो वो क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को ब्लू टर्न कर देंगे. सबसे पहले है KCN. ये मिलके बना है किससे, KOH और HCN से. अब KOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCN क्या है, वीक एसिड है. तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा. उसके बाद है K2SO4. ये मिलके बना है H2SO4 का सॉल्ट है, ये जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू नहीं करेगा. ये मिलके बना है NH4OH वीक बेस से और H2CO4, तो ये भी नहीं करेगा क्योंकि बेस क्या है हमारा, वीक है. उसके बाद है NaCl. ये मिलके बना है NaOH प्लस HCl, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से, ये भी नहीं करेगा. नेक्स्ट है जिंक नाइट्रेट. ये भी नहीं करेगा. उसके बाद है FeCl3. ये भी क्या है, HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड से, ये भी नहीं करेगा. और ये जो जिंक नाइट्रेट था ये भी HNO3 जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो इसीलिए ये भी नहीं करेगा. नेक्स्ट है K2CO3. ये मिलके बना है KOH प्लस H2CO3, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से, तो मतलब ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा. उसके बाद ये मिलके बना है NH4OH और HNO3 से, यानी कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो ये भी नहीं करेगा. नेक्स्ट है LiCN, यानी कि LiOH प्लस HCN, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो इसलिए ये जो होगा ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा. तो इसमें सिर्फ हमारे जो तीन सॉल्यूशंस है KCN, K2CO3 और LiCN, यही क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, एक सॉल्ट है किसके, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के.
इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें गिवन है 10⁻⁻⁴। ठीक है, हमें क्या बताना है कि उसके सॉल्ट जो है, उसकी सॉल्ट होगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोलर, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी, हमें ये बताना है। ठीक है, अब ये जो बेंजोइक एसिड होता है, ये क्या होता है, एक वीक एसिड होता है। ठीक है, तो इसका सॉल्ट कब बनेगा, इसका सॉल्ट कब बनेगा, जब हम इसमें ऐड करेंगे NaOH। ठीक है, जब हम इसमें NaOH ऐड करेंगे तो इसका सॉल्ट बनेगा। अब क्योंकि जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, एक्वा सॉल्यूशन होगा, मतलब इसकी सॉल्ट की क्या होगी, हाइड्रोलिसिस होगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वीक एसिड के सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस हो रही है, सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस हो रही है। ठीक है, तो जो वीक एसिड का सॉल्ट जब हाइड्रोलाइज करता है, उसकी पीएच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है pH इज इक्वल टू हाफ इंटू pKw प्लस pKa प्लस log C। ठीक है, ये हो गया उसका pH का फॉर्मूला। ठीक है, अब क्वेश्चन में हम देखते हैं हमें क्या गिवन है। हमारे पास pH तो हमें निकालनी है, pKw हमें पता है, pKa हमें गिवन है 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो pKa क्या हो जाएगा, माइनस log 10⁻⁻⁴ यानी कि 4। ठीक है, और उसके बाद C कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, 0.01 मोलर। ठीक है, तो हमारे पास log C क्या हो जाएगा, log ऑफ 10⁻⁻2 यानी कि हमारे पास कंसंट्रेशन हो जाएगी इसकी -2। ठीक है, तो अगर हम क्या कर सकते हैं, इसको इसमें पुट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सॉल्यूशन की pH आ जाएगी। ठीक है, तो हम पुट कर देते हैं, तो pH क्या होगी, हाफ इंटू pKw होता है 14 प्लस pK हो जाएगा 4 माइनस 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास pH आएगी सॉल्यूशन वो होगी 8। ठीक है, तो मतलब जो हमारा आंसर है वो है 8। हमारे पास क्या गिवन था, एक वीक एसिड का सॉल्ट गिवन था, उसकी हाइड्रोलिसिस हुई थी, तो उससे हमने क्या किया था, उसके थ्रू pH निकाली थी सॉल्यूशन की। The question is 500 ml of 2.2 molar aqueous solution of acetic acid is mixed with 5 ml of 0.2 molar HCl at 25 degrees Celsius. So we need to calculate first the degree of dissociation of acetic acid in the resulting solution and pH of the solution, and the B part is if 6 gram of NaOH is added to the above solution, determine the final pH. Ka for acetic acid is given, which is 2 into 10 raised to the power minus 5. So let's get started. We have moles for acetic acid equals to M1V1. So our volume is half liter into concentration is 0.2 molar, which is equal to 0.1 mole. Our moles for HCl will be equal to volume into concentration, which is 0.1 mole. Now, since our HCl is a strong acid, so we can say that H plus will be mostly due to HCl only, because HCl is very strong acid as compared to acetic acid. So we can say moles of H plus will be equal to moles of HCl, because one molecule of HCl will provide one ion of H plus, so it will be equal to 0.1. Also, volume of solution will be equal to 500 plus 500 ml, because we have 500 ml of acetic acid solution and 500 ml of HCl solution, so it will be equal to 1 liter. So our concentration of H plus ion in the solution will be equal to 0.1 divided by 1, which is equal to 0.1 molar, and hence our pH of the solution will be equal to minus log base 10 H plus concentration, which is equal to 1. So this will be the pH of the solution. Now, considering the equilibrium for the dissociation of acetic acid like this, here we have initially concentration of acetic acid is C0. Here we have
none, and here we have none. At equilibrium, we will be having concentration as 1 minus alpha, C naught alpha, and here as we have added the H plus, as we have added the HCl, so our concentration will be equal to 0.1 plus C naught alpha, with 0.1 coming from the HCl basically. Okay, so this will be the total concentration of the H plus ion in the solution. So we have Ka equal to this. Our Ka is basically 2 into 10 raised to the power minus 5. Our concentration of acetate ion is C naught alpha. Our concentration of H plus ion is 0.1 plus C naught alpha. And our concentration of acetic acid is C naught 1 minus alpha. Since our alpha term is very small, so we can write it as 2 into 10 raised to the power minus 5 equals to C naught alpha into 0.1 divided by C naught 1 minus alpha. Because our alpha is very small, so this will cancel out, and our this term is also equal to 1 basically. So our alpha will turn out to be 2 into 10 raised to the power minus 4, which is the degree of dissociation of the acetic acid in the presence of HCl. Now let us come over the B part of the question. The B part is saying that when we add 6 gram of the NaOH in the solution, then what will be the final pH of the solution? So we can say moles of NaOH in the solution will be equal to 6 divided by 40, which is equal to 0.15. So firstly, our NaOH will react with the HCl. So the reaction will be NaOH plus HCl giving NaCl plus water. Our moles for HCl is 0.1, we have calculated above. So remaining moles of NaOH will be equal to total moles minus moles reactive with HCl, which is equal to 0.05 moles. Okay, now the remaining moles of NaOH will react with acetic acid. Okay, like this: CH3 COOH plus NaOH giving CH3 COONA plus water. We have moles for acetic acid equals to 0.1. Okay, so our moles for sodium acetate will be equal to 0.05, which is equal to the moles for NaOH that is reacted, and hence moles of acetic acid which is unreacted will be equal to 0.05, and hence our solution will contain these two, basically the weak salt and its corresponding a weak acid and its corresponding salt of with strong base basically. So it will form buffer solution. So the pH of the buffer solution will be given by pKa plus log base salt, which is sodium acetate, upon acid, which is CH3 COOH. Since the moles for salt and acid are same, so we can write pH is equal to pKa, which is minus log base 10,
2 into 10 raised to the power minus 5 plus log base 1, because our moles for sodium acetate and acetic acid are same, which is equal to 0.05, and volume is also same, which is 1 liter. Okay, so on solving, our pH comes out to be 5 minus log base 10 2 is approximately equal to 4.7. So this is the pH of the resulting solution. I hope that I made myself clear. Thanks for watching. Have a nice day.